नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। उससे पहले हमने देखा कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं और इसके अलावा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर कौन कौन से पोस्टुलेट्स होंगे और उसके अंदर एटम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सबसे छोटा पार्टिकल या फिर वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं हम एटम। ठीक है, तो इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए जिसमें एक स्वीडन कंट्री का साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेrzelius। इस बेrzelius ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रिस्पेक्ट में, जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड थी, उससे रिलेटेड इसने कुछ हाइपोथेसिस दिया और जो हाइपोथेसिस इस बेrzelius ने दिया उसको बोला जाता है बेrzelius हाइपोथेसिस। अब बेrzelius ने ये कहा कि सपोज हमारे पास ये दो कंटेनर हैं और इन कंटेनर्स के अंदर कोई भी दो गैसेस भरी हुई हैं। सपोज हमारे पास एक है ए गैस और दूसरी है बी गैस। अब इसने ये कहा कि जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उस टाइम पर इस ए और बी की जो अमाउंट है, मतलब इनका जो नंबर होगा गैसेस का, वो इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल रहेगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपके पास डेफिनेट टेम्परेचर है, डेफिनेट प्रेशर है और इसके अलावा सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है। तो यहाँ पर एटम्स जो कि गैसेस को बना रहे हैं उन एटम्स का जो नंबर है दैट विल बी सेम। दिस इज द बेrzelius hypothesis. According to Berzelius hypothesis, equal volumes of all gases contain equal number of atoms under similar conditions of temperature and pressure. अब देखा ये गया कि जब हमने इस Berzelius hypothesis को कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर पुट किया तो उसके बाद में हमने ये पाया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्प्रूव करेंगी, उसको गलत साबित करती हैं। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर देखा कि हमारे पास एटम वो सबसे छोटा यूनिट है, वो सबसे छोटी यूनिट है जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। बट एज बेrzelius हाइपोथेसिस वाज implemented, then we found that there are some chemical reactions in which Dalton atomic theory was not applicable. इसका मतलब ये है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी थी जहां पर एटम पार्टिसिपेट ना कर कर उनका जो फ्रैक्शन है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे एटम हम जानते हैं कुछ इस तरीके से होगा, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ, एक हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक गैस की बनाती हैं। अब देखिए ऐसा पॉसिबल कैसे है। यहाँ पर 1 वॉल्यूम से मतलब है कि ये H2 का मोल रहेगा और दूसरा होगा हमारे पास Cl2। तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम भी 1 है, इसकी वॉल्यूम भी 1 है। अगर हम यहाँ पे 1 मोल पुट करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो H2Cl2 एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर 2HCl बनाएंगे। इट मीन्स देयर आर 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, अब अगर हम दूसरी केमिकल रिएक्शन देखें, जैसे हाफ H2 प्लस O2, और इसको हम ले लें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर इस हाफ H2 ना लेकर कंप्लीट H2 लेते हैं हम, तो ये H2 का आपके पास कंप्लीट मॉलिक्यूल है बट O2 का यहाँ पर आपका हाफ मॉलिक्यूल रहेगा। तो
तो H2O की फॉर्मेशन होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि पूरा एटम केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना कर कर कुछ फ्रैक्शन इसका केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, और इससे पहले ये हाइपोथेसिस है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ एटम्स वॉज इन्वॉल्व इन द सम केसेस। कुछ केसेस के अंदर एटम का जो फ्रैक्शन है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। द आइडिया ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एटम्स इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये जो आइडिया है फ्रैक्शन का, ये एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट था। ठीक है, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और बेrzelius हाइपोथेसिस के अंदर एक कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप था। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था एवोगैड्रो। और एवोगैड्रो ने ये कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेट करेगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा या तो एटम या फिर मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद में एटम और मॉलिक्यूल को डिफाइन किया गया है कि एटम हम किसको बोलेंगे, एटम किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दूसरा, मॉलिक्यूल होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने चाहिए, उनको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एटम को देखने की कोशिश करें तो ये हाइड्रोजन एक एटम है बट दिस हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल से मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ में कंबाइन करेगा, या तो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करेगा या फिर इसको क्लोरीन मिलेगा या फिर इसको ऑक्सीजन मिलेगा। मीन्स ये होगा कि आपको हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलेगा। बट कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे आर नोबल गैसेस एंड दीज एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल होता है या तो सेम टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन करें या फिर अलग टाइप के एटम्स कंबाइन करें। जैसे यहाँ पर H2 है, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ओके। और H2O ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसको आप कंपाउंड भी बोल सकते हो या फिर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। यहाँ पर सेम टाइप के एटम्स के थ्रू कंबाइन हुआ ये, और इधर अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे। बट इसमें और एटम में डिफरेंस ये है कि ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। उसके बाद में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के थ्रू क्या बताया गया, इसके अंदर सेम चीज कही गई, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने कहा कि जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो तो सभी गैसेस की जो इक्वल वॉल्यूम है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर हमेशा बराबर रहेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप इसको डिक्रीज करोगे तो इसका नंबर लगातार डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे हीलियम अकेला है, एक एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम्स का नंबर 2 है, तो इसकी एटॉमिसिटी रहेगी 2। O3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो एटॉमिसिटी रहेगी इसकी 4। इसी तरीके से S8 आता है तो इसकी एटॉमिसिटी रहेगी 8। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का डायरेक्ट मतलब है कि उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो एटॉमिसिटी वगैरह है वो निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे रखा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बनता है O2।
ठीक है, तो ये है हमारे पास एटॉमिसिटी। नेक्स्ट वन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। वो सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये है कि वो स्टेबल रहेगा, किसी के साथ में जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा, उसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। अब उसके बाद में मॉलिक्यूल को आगे क्लासीफाई किया गया है, एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो सेम टाइप के एटम्स की हेल्प से बनते हैं। जैसे यहाँ पर इस हीलियम को छोड़कर अगर आप इन सभी को देखें O2, O3, S8, Cl2 एटसेट्रा, तो सभी जो एटम्स हैं वो एक जैसे हैं। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर सल्फर के 8 एटम्स हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बोलेंगे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम। नेक्स्ट वन इज द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होंगे जिसके अंदर एटम्स एक से ज़्यादा टाइप के होंगे। जैसे आपके पास H2O है, तो एक तो इसमें हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट हैं, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, दीज आर द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये था हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।